हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनु मनुस। मैं हूँ सोना मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर प्लांट किंगडम के ऊपर। जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज या सब्जेक्टिव हो सकते हैं वो सब कवर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए और आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाए। तो अब जैसे ये सीरीज जो चल रही है, लास्ट टाइम मैंने एनिमल किंगडम डाला था इंस्टेड ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे एनिमल किंगडम से ज्यादा रिलेट कर पाते, और दोनों को अगर कंपेयर की जाए तो प्लांट किंगडम थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। तो एनिमल किंगडम से अगर आपका वार्म अप हो चुका होगा तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम। अगला चैप्टर आएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं, आपके वर्कशीट से हैं, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। तो ओवरऑल एक क्रिस्प आइडिया आपको लग जाएगा इस पूरे चैप्टर को लेकर के किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, इतना तो श्योर है। ठीक है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन मैच हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन मैच हो, बट होने ऐसे ही क्वेश्चन हैं। तो अब बिल्कुल अपने नोट्स, अपना पेन, अपना सारा स्टडी मटेरियल निकाल कर रख लीजिए, और जहां जहां पर जो जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आप अपने बुक के एनसीईआरटी के कॉलम में जो स्पेस रहता है वहां पर भी नोट कर सकते हो, और आप अपने लिए सेपरेट नोटबुक भी बना सकते हो। आई विल सजेस्ट कि डू दैट इन योर ओन एनसीईआरटी ओनली, क्योंकि फिर उसके बाद ना आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल हैंडी हो जाएगी आपके लिए। मतलब उसमें एनसीईआरटी तो है ही, प्लस आपके खुद के बनाए हुए नोट्स भी हैं। सबसे अच्छी बात एनसीईआरटी में यही होती भी है कि साइड में बहुत ज्यादा कॉलम में स्पेस मिल जाता है हमें नोट्स वगैरह मेकिंग के लिए। एनसीईआरटी अपने आप में एक कंप्लीट बुक है बच्चों। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ पर मतलब ऐसा दिया हुआ हो जो बिल्कुल भी मतलब समझ में ना आए। सारी चीज़ें समझ में आती है। हाँ, बहुत कंसाइज करके दिया हुआ होता है, तो हम उसे एक्सप्लेन करते हैं आपके टीचर्स, और फिर आपको वो पर्टिकुलर लाइन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। हमारा आज का सेशन प्लांट किंगडम के ऊपर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड बिगिन करते हैं हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू से। सबसे पहला एमसीक्यू है द फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमीट्स दैट आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम के शुरुआत के ही पेजेस में आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ओगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, जूगैमी। क्या बोलते हैं हम? दो मोटाइल गैमीट के फ्यूजन को जो डिसिमिलर इन साइज होते हैं। अब डिसिमिलर इन साइज इज द कीवर्ड ओवर हियर। यहाँ पर लिखा हुआ है डिसिमिलर इन साइज, और आपके ऑप्शन है ओगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और जूगैमी। ओगैमी किसको बोला जाता है? जिसमें एक मेल मोटाइल और फीमेल लार्ज नॉन मोटाइल गैमीट हो, इस कंडीशन को हम कहते हैं ओगैमी। ये मेल मोटाइल के साथ साथ स्मॉल भी होते हैं अपने साइज में। ये कंडीशन होती है ओगैमी में, जब इसमें मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है तब। आइसोगैमी, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज। एन आइसोगैमी, एन आइसोगैमी हो गया सिमिलर, सेम सेम, और एन आइसोगैमी का मतलब हो गया डिसिमिलर इन साइज, डिसिमिलर इन साइज। तो मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिल चुका होगा। अच्छा हाँ, एक और चीज यहाँ आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं एक और चीज कि आप लोग ना जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस पूछते जाऊंगी, सिंस ये रिकॉर्डेड सेशन है तो आपको मतलब मुझे पता चलेगा नहीं कि आपको आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है। लेकिन इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना, अपने नोटबुक में कहीं पे लिख लेना कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये होगा, और जब मैं डिस्कस करूंगी और सेम आंसर मिल जाए, गिव योर सेल्फ सम मार्क्स, गिव योर सेल्फ सम रिवॉर्ड फॉर दिस, ताकि आपका जो थोड़ा सा क्या कहते हैं मोटिवेशन है ना वो बूस्टअप रहे, कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाए और आपको पढ़ने में भी मन लगे। जूगैमी भी नहीं हो सकता, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो
आंसर हो जाएगा एनाइसोगैमी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्डफास्ट टाइप एंड फ्रॉन्ट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, इन केस ऑफ रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, ऑल ऑफ द अबव। होल्डफास्ट टाइप और फ्रॉन्ट किस में पाए जाते हैं, किस में देखे जाते हैं? रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, और क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा है ना, होल्ड फास्ट होता क्या है? इट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर जो कि एल्गी को अपने सरफेस पर अटैच करके रखता है। इट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट, होल्ड, होल्ड वर्ड आ गया ना, समझ में आना चाहिए कि पूरी पूरी एल्गी की बॉडी कैसे जमीन से जुड़े हुए रहेगी, कोई ना कोई अटैचमेंट के लिए कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए होल्ड फास्ट होता है। स्टाइप को हम स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं जो कि पूरी प्लांट, पूरे एल्गी के बॉडी को सपोर्ट करेगा, और फ्रॉन्ट को हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। स्टाइप इज stem like and frond is leaf like। बेटा जी ये पाया जाता है किसमें? ये पाया जाता है फियोफाइसी में। तो अगेन यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी मल्टी सेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन मराइन एनवायरमेंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टी सेलुलर photosynthetic found in marine environment। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था ये। लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो सीवीड्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो होता है केल्प। केल्प, उसमें आप इस केल्प के स्ट्रक्चर में होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट बहुत आसानी से देख पाओगे, एंड इट बिलोंग्स टू ब्राउन एल्गी फियोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट शोज अ थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज rhizoid and is haploid haploid. It needs water to complete its life cycle because the male gametes are motile. इसके male gametes क्या होते हैं? Motile होते हैं। Identify the group to which it belongs to. Pteridophyte, gymnosperm, monocots, bryophyte. I guess कि तुम लोगों ने इसका आंसर अभी तक सही दे दिया होगा, क्योंकि हर एक बच्चा जानता है that bryophytes are known as amphibians of plant kingdom, जो कि मतलब टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होते हैं। वाटर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दे रिक्वायर वाटर टू फर्टिलाइज देयर गैमीट्स। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन मतलब ये क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। इवन मैं इसके ऊपर सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ, और मुझसे लिख कर ले लो तुम लोग कि इसमें से तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे जरूर। ब्रायोफाइट से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, ये तुम लोग कहीं भी लिख लो कि सोना मैम ने ऐसा बोला था। नाउ प्लांट जो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, लाइफ साइकिल उनकी कंप्लीट होती है, वाटर के बिना नहीं कंप्लीट हो सकती, वाटर के साथ ही कंप्लीट होगी, मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, ये सारा कंडीशन ब्रायोफाइट के लिए एप्लीकेबल होता है। ब्रायोफाइट विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनमें ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स ये सब लैक कर रही होती है, ये सब कुछ भी नहीं पाया जाता है। बहुत ही सिंपल सा थैलस लेवल ऑफ प्लांट ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। थैलस का मतलब होता है सिंपल प्लांट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल प्लांट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लैक करेंगे ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स में, ये लैक कर रहे होंगे, इसी को हम कहेंगे थैलस लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोथैलेसिस। चलो थैलस तो समझ में आ गया, प्रोथैलस किसको कहते हैं? स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स फॉर्म बिफोर द थैलस डेवलप्स,
Sporophytic free living structure formed in pteridophytes. Gametophyte free living structure formed in pteridophytes. A primitive structure formed after fertilization in pteridophytes. बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। प्रोथैलस किसको बोला जाता है? प्रोथैलस किसको बोला जाता है? थोड़ा सा हिंट देती हूं मैं। जब मियोसिस होती है या फिर रिडक्शन डिवीजन अकर करता है स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर, तब स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और दे विल गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है अनक्लियर, नॉट सो क्लियर, नॉट सो वेरी क्लियर, small, not so very identifiable and incomplete multicellular free living और photosynthetic gametophyte, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोथैलस। और ये होता है टेरिडोफाइट में। ये किस में होता है? टेरिडोफाइट में। तो प्रोथैलस रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफिटिक फेज ऑफ द टेरिडोफाइट को। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट। तो दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट फॉर्म बिफोर द थैलस डेवलप? नो। फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन Sporophytic? No. Primitive structure formed after fertilization in pterido? No, 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 nothing. सिर्फ सी ही होगा, सी ही एप्लीकेबल होगा इस पूरे प्रोथैलस के लिए, ठीक है। देखो, लिखो यहां पर आफ्टर मियोसिस, मियोसिस हो गई या फिर रिडक्शन डिवीजन हो गया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर ये क्या हो रहा है? मियोसिस हो रही है, ठीक है। फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे एंड इट विल गिव राइज टू दिस प्रोथैलस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड, ओके, डिप्लॉयड, वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल्स एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स। कोन्स के बारे में तो भैया सबको पता है, कोन्स के बारे में सबको पता है। किसमें पाया जाता है कोन्स? किसमें पाया जाता है स्ट्रोबेलाई वाला स्ट्रक्चर? दिस ग्रुप इन रेफरेंस इज मोनोकॉट, डाइकॉट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। इतना आसान सवाल कहीं नहीं मिल सकता तुम लोगों को। एक्सट्रीम कंडीशन में अडेप्टेड होते हैं। इसके इस ग्रुप के जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉयड होंगे। डिप्लॉयड, एक्सट्रीम कंडीशन में अडेप्टेशन, स्पोरोफिल का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होना, यानी कि कोन्स में प्रेजेंट होना, कोन, स्पोरोफिल, स्ट्रोबेलाई, ये सब कुछ इंडिकेट करता है दैट दिस बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनमें नेकेड सीड पाई जाती है, यानी कि इट इज नॉट एनक्लोज्ड विद इन द ओव्यूल, राइट। डोमिनेंट स्पोरोफिटिक फेज होता है और इसीलिए हम इसको डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। डोमिनेंट स्पोरोफाइट, डोमिनेंट स्पोरोफाइट इनमें पाया जाता है। दे बियर कोन्स बियर करते हैं, जो कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबेलाई या फिर स्पोरोफिल्स कहलाता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। अब स्पोरोफिल्स के अंदर क्या भरे हुए होंगे? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? स्पोर्स, ठीक है। ये इंक्लूड करते हैं कुछ तरह के प्लांट्स जैसे कि कॉनिफर्स हो गए, साइकैड्स हो गए, गिंको हो गया, ठीक है। ये सारे जो प्लांट्स हैं, दीज ऑल बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म। कुछ एग्जांपल्स लिख बिलो। कोनिफर्स, साइकस, पाइनस, ये सब इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। एक एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक किस चीज का बना हुआ होता है? 8 सेल्स, 7 सेल्स, 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल्स एंड 7 न्यूक्लियाई। सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। एंडोस्पर्म, जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, सॉरी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है ना, तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो जब डिवाइड होती है मियोटिकली, इट गिव्स राइज टू
फोर सेल्स, ठीक है, मियोसिस होगा तो फोर सेल होंगी, लेकिन सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, बाकी सारे तीनों डीजेनरेट कर जाते हैं। अब उस एक फंक्शनल मेगास्पोर में होता क्या है, इट डिवाइड्स माइटोटिकली 3 टाइम्स, 1 से 2 बना, फिर 2 से 4 बना, फिर 4 से 8 बना, तो वो 8 न्यूक्लियाई की स्टेज 7 सेल में डिस्ट्रीब्यूट होती है, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, एक एग सेल और एक सेंट्रल सेल। उस सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो इट इज 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्ड स्टेज, 7 cell 8 nuclei. B will be the right answer. B will be the right answer. Next question. If the diploid number of a flowering plant is 36, what would be the chromosome number in its endosperm? तो 2n है 36 और तुमसे 3n पूछ रहा है, तो n निकाल लोगे, सॉरी 36 है ना, 36, तो n निकाल लोगे, n हो जाएगा 18, तो 3n हो जाएगा 18 इंटू 3, 4, 54, 54 इज द राइट आंसर। कुछ था इसमें, C इज द राइट आंसर, सिंपल। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Protonema is haploid and is found in mosses, diploid and is found in liverworts, diploid and is found in pteridophytes, haploid and is found in pteridophyte। प्रोटोनेमा का स्ट्रक्चर हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। मॉस में पाया जाता है प्रोटोनेमा और उसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर डोमिनेंट होती है। प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर जो लाइफ साइकिल इन मॉस होती है दैट इज गैमेटोफाइट, जो 2 स्टेज कंसिस्ट करेगी। एक स्टेज होता है प्रोटोनेमा का स्टेज जो कि अर्ली स्टेज या फिर जुवेनाइल स्टेज हम बोल सकते हैं, जुवेनाइल स्टेज इन मॉस गैमेटोफाइट। मॉस के गैमेटोफाइट का जुवेनाइल स्टेज कहलाता है प्रोटोनेमा। और सेकेंड स्टेज होती है लीफी स्टेज, जो आप मॉसेस के लीफी पार्ट देखते हो वो वाला। फिर प्रोटोनेमा जो है ना वो रिजेंबल करेगा लाइक मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी को अपने स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, बट ये डेवलप होती है प्रोटोनेमा से। तो आंसर हो जाएगा हैप्लॉइड फाउंड इन मॉसेस, हैप्लॉइड फाउंड इन मॉसेस, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जायंट रेडवुड ट्री सिकुआ इज एन और ए एंजियोस्पर्म, फ्री फर्न, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। सीकुआ का पेड़, जायंट रेडवुड ट्री, जो बहुत ही महंगा, सीकुआ का जो लकड़ी आता है ना, सीकुआ की जो लॉग्स आती है जिसको फर्नीचर्स बनाने में यूज किया जाता है, काफी एक्सपेंसिव होते हैं उससे बने हुए फर्नीचर्स बिकॉज दे लास्ट लॉन्ग, और इट इज वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। बच्चों आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी? इसमें से एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? क्या एल्गी मल्टीसेलुलर नहीं होता, यूकैरियोटिक नहीं होता, फोटोसिंथेटिक नहीं होता, हेट्रोट्रॉफिक नहीं होता? क्या नहीं होता है एल्गी? एल्गी इज अ प्लांट, है ना, तभी तो हम इसको प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं। तो अब आप मुझे बताओगे कि एक प्लांट में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिल्कुल भी नहीं हो सकता? दैट इज हेटेरोट्रॉफिज्म। हेटेरोट्रॉफिक ये नहीं होते, ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दे आर मल्टीसेलुलर, दे आर यूकैरियोटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। In gymnosperm, the male gametophyte is represented by pollen grain, antheridium, archegonium, embryo sac. I don't think इससे ज्यादा इजी या फिर ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट गैमीट कंटेन करने वाला पार्ट, स्ट्रक्चर दैट contains gamete, contains or
प्रोड्यूसेस गैमीट। तो गैमीट कंटेन या प्रोड्यूस करने वाला पार्ट कौन सा होता है जिम्नोस्पर्म में? क्या वो पॉलन ग्रेन है, क्या वो एंथेरिडियम है, क्या वो आर्किगोनियम है, क्या वो एम्ब्रियो सैक है? तो द राइट आंसर इज पॉलन ग्रेन। जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, पॉलन ग्रेन होता है गैमेटोफाइट, यानी कि उसके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट है। उस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फर्न इज? फर्न, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, जाइगोट, प्रोटोनेमा। फर्न का डोमिनेंट फेज क्या होता है? फर्न का डोमिनेंट फेज क्या होगा? इट इज अ स्पोरोफाइट बेटा। स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप्ड है ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वैस्कुलर प्लांट? फर्न, पाइन, लिवरवर्ट, ट्यूलिप। इसमें नॉन वैस्कुलर, वैस्कुलर सिस्टम इसमें से किसमें नहीं पाई जाती है? वैस्कुलर सिस्टम इनमें से किसमें नहीं पाई जाती है? किसमें नहीं पाई जाएगी? फर्न में, पाइन में, लिवरवर्ट में या फिर ट्यूलिप में? लिवरवर्ट एंड मॉसेस बेटा जी, ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। लिवरवर्ट हो गए, मॉसेस हो गए, ब्रायोफाइट्स, दीज आर द नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं है इसमें। जैसे जैसे हायर क्लासिफिकेशन में हम जाएंगे, हायर ऑर्गेनिजम्स में जब हम जाएंगे इन प्लांट किंगडम, तब हमें वैस्कुलरिटी मिलेगी। What is the function of the endosperm in angiosperm? एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है? एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना, न्यूट्रिएंट का स्टोरेज, पॉलिनेशन या गैसियस एक्सचेंज? वेरी इजी, वेरी सिंपल। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, एंडोस्पर्म जो है ना, वो कंटेन करते हैं बहुत सारे फूड रिजर्व्स, ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो अपनी ग्रोइंग स्टेज में उन फूड को कंज्यूम कर सके, उस न्यूट्रिएंट को फीड कर सके। मतलब फीड क्या कर सके? उस न्यूट्रिएंट को यूज कर सके अपने डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूट्रिएंट स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion रीजन का, द गैमेटोफाइट जनरेशन इन एंजियोस्पर्म्स इज हाईली रिड्यूस्ड। ध्यान से देखना, एंजियोस्पर्म का जो गैमेटोफाइट जनरेशन है हाईली रिड्यूस्ड है, ऐसा बोला जा रहा है। रीजन क्या है? कि स्पोरोफाइट जनरेशन इसमें डोमिनेंट होती है एंजियोस्पर्म में। तो क्या ये सही आंसर होगा? क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, या फिर रीजन गलत है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। कोई सा भी प्लांट उठा लो, कोई सा भी, जो भी तुम्हारे आसपास हो। मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें इस लेक्चर के टाइम पर, इस लेक्चर को देखते वक्त आसपास कौन से प्लांट्स दिख रहे हैं, और अगर बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा सा बाहर निकलो और बताओ कि कौन से शुरू के 3 प्लांट्स तुम लोगों ने नोटिस किए, वो मुझे कमेंट करना। एंड ऑल्सो ये भी बताना कि जो भी प्लांट तुमने देखा है, क्या वो एंजियोस्पर्म को बिलोंग करता है, या जिम्नोस्पर्म, या टेरिडोफाइट, या फिर कुछ और। तो दिस इज योर होमवर्क। थोड़ा सा एक्टिव बनाएंगे इस सेशन को, थोड़ा ज्यादा इंटरैक्टिव करेंगे। एंड यहाँ पर असर्शन बिल्कुल सही है, गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होती है वो हाईली रिड्यूस्ड होती है, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि स्पोरोफिटिक जनरेशन इनमें डोमिनेंट है। तो जो भी जनरेशन, जिस भी तरह की जनरेशन डोमिनेंट होती है ना, उसके ऑपोजिट वाला पार्ट जो है वो रिड्यूस्ड रहता है। अगर किसी प्लांट में गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज, तो उसका स्पोरोफाइट जनरेशन जो है, स्पोरोफाइट जो है, दैट विल बी हाईली रिड्यूस्ड। किसी में अगर स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है तो उसमें गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड रहेगा। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और यहाँ पर रीजन भी करेक्ट है। मैंने तुम लोगों को ट्रिक बताई है, कई बार बताई है। असर्शन रीजन सॉल्व करने के टाइम पर ना तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने दिमाग में इमेजिनेशन लानी है। सिर्फ अपने सामने 2 इंसानों को खड़ा कर दो। मान लेते हैं एक इंसान का नाम है सोनम, एक इंसान का नाम है मोहिनी। तो सोनम ने कहा मोहिनी से that do you know gametophyte generation in angiosperm is highly reduced। तो मोहिनी ने कहा why is it so, ऐसा क्यों है, give reason for that। तो सोनम ने बोला because the sporophyte generation is dominant in angiosperm।
तो क्या मोहिनी विल बी सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन और द रीजन? एब्सोल्युटली, क्योंकि एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, सो गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड। तो दिस इज द राइट आंसर एंड राइट करेक्ट रीजन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। Both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Next question, assertion है fungi are heterotrophic. Reason है they have chlorophyll for photosynthesis. What a hilarious question it is. So both assertion reason are true and reason is the correct explanation या reason is not the correct explanation या फिर कोई true है कोई false है, तो वो सोचो समझो और फिर बताओ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, जो कि बिल्कुल सही बात है। फंगस तो हेट्रोट्रॉफिक होता है, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। दे हैव क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर वो क्लोरोफिल कंटेन करता तो वो हेट्रोट्रॉफिक क्यों होता? वो होता है ऑटोट्रॉफिक। तो दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एट ऑल। फोटोसिंथेसिस का नामो निशान पैदा नहीं होता फंजाई के अंदर। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, assertion is true but reason is false। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शुरू करते हैं अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सिलसिला। आई होप यहाँ तक तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एंड सबसे पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, व्हाई आर ब्रायोफाइट्स कंसिडर्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब मुझे पता है कि तुम्हें ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, बट स्टिल आई एम गिविंग यू 2 हार्ट्स फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे, बिल्कुल आएगा। अगर प्लांट किंगडम से किसी क्वेश्चन के सबसे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है तो वो यही है। ब्रायोफाइट्स और एल्गी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एंड अब बात करते हैं, अब डिस्कस करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमीट्स। दे डिपेंड on water for the transportation of male gametes। बिना पानी के मेल गैमीट जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। मेल गैमीट को बोलते क्या है? एंथेरोजोइड्स, known as एंथेरोजोइड्स। एंड फीमेल को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट को आर्किगोनियम। टू रीच आर्किगोनियम फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ साइकस विद एनी अदर ग्रुप ऑफ प्लांट। एनी अदर ग्रुप ऑफ प्लांट। अब साइकस भी क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? साइकस का मैंने तुम लोगों को कई बार बताया है, साइकस एंड पाइनस जिम्नोस्पर्म्स में से आएंगे। ब्रायोफाइट आएगा, मॉसेस के बारे में पूछेगा, एल्गी, तीनों तरह के एल्गी का समझ लो तुम कि पिगमेंट पूछ सकता है, या फिर फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पूछ सकता है, या फिर उसके एग्जाम्पल्स पूछ सकता है, उसका एनवायरनमेंट या हैबिटेट पूछ सकता है, कुछ भी मतलब एल्गी से रिलेटेड क्या क्या पूछेगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इस सेशन के एंड में मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। कम से कम उन टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप मत करना, सबसे पहले वही पढ़ना, बाद में कुछ और पढ़ना, ठीक है। तो लास्ट तक सेशन देखना जरूर, लास्ट में मैं जरूर बताऊंगी कि क्या होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किसको कहते हैं? फाइलोजेनेटिक कनेक्शन यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल पाम ट्री की, ठीक है, तो साइकस क्या होता है? एक सेकेंड,
साइकस क्या है? एक पेरेनियल प्लांट है जो कि पाम ट्री के जैसा रिजेंबल करता है, पाम ट्री से रिजेंबल करता है, यानी कि ये फाइलोजेनेटिक कनेक्शन शो कर रहा है टेरिडोफाइट्स के साथ, टेरिडोफाइट्स के साथ। तो साइकस क्या है? पेरेनियल ट्री है जो कि कनेक्ट होता है विथ पाम ट्री, यानी कि इसका कनेक्शन टेरिडोफाइट्स के साथ भी है। अब हम कुछ और चीजें बात करेंगे कि क्या इवोल्यूशनरी फीचर ये टोटली कंटेन कर सकता है। इवोल्यूशनरी फीचर का मतलब क्या हो गया कि आगे चलकर अगर वो और ज्यादा इवॉल्व हो जाए तो उसे जिम्नोस्पर्म से उठाकर हम दूसरे कैटेगरी में यानी कि टेरिडोफाइट्स में सॉरी एक सेकेंड, हाँ, वो टेरिडोफाइट्स से हम उस सॉरी जिम्नोस्पर्म से हम उसे दूसरे किसी ग्रुप में पुट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्पर्सल ऑफ सीड while the embryo is still undeveloped, dispersal of seed, डिस्पर्जल ऑफ सीड बहुत इंपॉर्टेंट ये क्राइटेरिया हो गया। ये जिम्नोस्पर्म से सीधा उठकर एंजियोस्पर्म में जा सकता है अगर ये थोड़ा सा ज्यादा और इवॉल्व हो जाएगा तो। ग्रेजुअल ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट भी इसकी ग्रेजुअल होती है। मैं एक एक पॉइंट लिखती हूं इसके बारे में। डिस्पर्जल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड, सेकेंड हो गया ग्रेजुअल ग्रोथ रेट, थर्ड हो गया मोनोसाइक्लिक वुड स्ट्रक्चर, ग्रेजुअल ग्रोथ रेट, मोनोसाइक्लिक वुड स्ट्रक्चर। इसके अलावा परसिस्टेंट लीफ बेसिस पाए जाते हैं, मेगास्पोरोफिल से रिजेंबल करता हुआ लीफ इनमें पाया जाता है। लिमिटेड सेकेंडरी ग्रोथ, अब देखो अगर सेकेंडरी ग्रोथ भी इसमें हो रही है, लिमिटेड ही हो रही है पर अगर हो रही है तो क्या ये आने वाले टाइम में एंजियोस्पर्म बन सकता है? क्योंकि पहले भी टेरिडोफाइट से उठ के ये जिम्नोस्पर्म्स तक आया है तो ये आगे भी इवॉल्व करके आगे बढ़ सकता है। माइक्रोस्पोरेंजिया और आर्चिगोनिया का अरेंजमेंट बिल्कुल वेल डिफाइंड होना, ये सारी चीजें इंडिकेट करता है इसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप विद दी अदर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। persistent leaf basis, then well defined microsporangia and archegonia, well defined arrangement of archegonia, archegonia and microsporangia। तो 5 पॉइंट इनफ है, और भी सारे हो तो तुम लिख सकते हो, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं लाइक लिमिटेड सेकेंडरी ग्रोथ हो गया, चलो मैं लिख भी देती हूँ। चलो, moving on to the next question now. Mycorrhiza and coralloid roots are found in which plants? What do these terms mean? बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन जिम्नोस्पर्म में से क्वेश्चन आ गया है। Mycorrhiza is a fungal association between fungi and roots of vascular plants। ठीक है, तो माइकोराइजा जो है वो पार्टनरशिप कर सकता है कुछ कोनिफेरस ट्रीज के साथ भी, फॉर एग्जाम्पल पाइनस या सेड्रस, है ना। तो साइकस में हमें कोरलोइड रूट मिलता है,
साइकस में कोरोलॉइड रूट पाया जाता है। दीज आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स। अब ये क्या करते हैं, ये रूट एक क्लस्टर बनाते हैं अपने लीफ बेस में, स्टेम बेस में। स्टेम बेस के अंदर, स्टेम बेस के जस्ट नीचे, मतलब स्टेम बेस पर क्लस्टर बन जाएगा और ये एक्सटेंड कर जाएगा अबव द ग्राउंड। दे हैव अ ग्रीनिश कलर, थोड़ा सा ग्रीनिश होता है, और डाइकोटोमस ब्रांचिंग पैटर्न इनमें देखी जाती है। डाइकोटोमस का मतलब हो गया कि आप ऐसा समझो कि जैसे सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स देखे आप लोगों ने, या फिर पाइन एप्पल देखा है आप लोगों ने। पाइन एप्पल में कैसे इस तरह का लीफ होता है, ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके, तो यही होता है डाइकोटोमस पैटर्न। तो ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, माइकोराइजा को एक्सप्लेन करना है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन with of fungi with roots of vascular plants अब पाइनस में हमें माइकोराइजा का एसोसिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। पाइनस में या फिर सेड्रस में इट इज अ कोनिफेरस प्लांट, इट इज अ कोनिफेरस प्लांट या कोनिफेरस ट्रीज। साइकस की अगर हम बात करें तो उसमें कोरलॉइड रूट्स देखने को मिलते हैं। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है ये, कहाँ पाया जाता है, बेस ऑफ स्टेम में, एक्सटेंड करेगा अबव द ग्राउंड, एक्सटेंड अबव द ग्राउंड, और ग्रीनिश ह्यू देगा, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर, सियान टाइप कलर देता है ये, ठीक है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया माइकोराइजा एंड कोरोलॉइड रूट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स exhibit certain characteristics which are precursors to the seed habits and gymnosperm। यानी कि टेरिडोफाइट कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करता है जो जिम्नोस्पर्म के सीड हैबिट का प्रिकर्सर, यानी कि समझ लो कि सीड हैबिट कंटेन करने से पहले, सीड हैबिट होने से पहले जिस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए था ताकि सीड प्रोड्यूस हो, ओव्यूल वगैरह बने, वो सब तुम्हें टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है। तो क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है जिम्नोस्पर्म का फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स ओनली? वैसे तो ऑब्वियसली हम ऐसा कह ही सकते हैं, बट इस चीज को अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे करोगे? तो हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करना। हेटेरोस्पोरी का मतलब हो गया दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करना। कौन कौन से? मेगा स्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स। मेगा स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर आगे चलकर मेल गैमेटोफाइट बनाता है जो कि मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। मेगास्पोर आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है जो कि फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। फीमेल गैमेटोफाइट गिव राइज टू फीमेल गैमीट। सेम चीज यहां पर, गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट दैट प्रोड्यूसेस मेल गैमीट। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है।
अब ये जेनरेट करेंगे आर्किगोनिया और नरिश करेंगे एम्ब्रियो को। ये जेनरेट करेगा आर्किगोनिया, नरिश करेगा एम्ब्रियो को। अब इसके कॉन्सिक्वेंस में होता क्या है ना कि हेट्रोस्पोरी रिडक्शन इन साइज ऑफ गैमेटोफाइट रिजल्ट करता है कि गैमेटोफाइट का रिडक्शन हो गया। अब ये जो प्रोसेस है टेरिडोफाइट में, यही है फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें ऐसे लिखना है कि दिस प्रोसेस, ये हेट्रोस्पोरी, दिस प्रोसेस इन टेरिडोफाइट्स, ये जो प्रोसेस है टेरिडोफाइट्स में, दिस सर्व्स एज अ फाउंडेशन, एज अ फाउंडेशन, मतलब अगर ये चीज नहीं होती तो आने वाले इवॉल्विंग टाइम में जिम्नोस्पर्म की शुरुआत नहीं हो पाती। तो दिस सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड बियरिंग, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड bearing habit या seed bearing characteristics in gymnosperms. In gymnosperms. Next question. Give an example of plants with haplontic life cycle, diplontic life cycle, haplodiplontic life cycle. आपको प्लांट का एग्जाम्पल देना है, आपको ग्रुप या कैटेगरी नहीं बतानी है, आपको ग्रुप या कैटेगरी नहीं बतानी है, आपको प्लांट का एग्जाम्पल देना है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि क्या इसका आंसर होगा। चलो, ये वाला क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ तुम लोगों को मैं होमवर्क दे दूं काइंड ऑफ, कि इसका आंसर बताना है। बट अगेन, अगर तुम लोगों को गलत होमवर्क तुम लोगों ने बताया या फिर क्या करूं, चलो होमवर्क मैं दूसरा कोई क्वेश्चन दे दूंगी, ये वाला मैं बता देती हूँ। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तुम लोगों को पता है एल्गी में देखा जाता है, बिकॉज हैप्लॉइड जो फेज होता है दैट इज द डोमिनेंट वन, इसीलिए हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो वॉल्वॉक्स हो गया, स्पाइरोगायरा है, क्लमाइडोमोनास, बहुत सारे एग्जांपल्स तुम दे सकते हो। वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लमाइडोमोनास। देन अगेन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में, जितने भी प्लांट का नाम तुम ले सकते हो वो सब आ जाएंगे इसमें। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, यू कैन नेम एनी प्लांट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में देखा जाता है, तो यू कैन नेम एनी प्लांट। मैं यहाँ पर नेम नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा होमवर्क होगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के प्लांट का एग्जाम्पल देना। तुम्हें मैंने हिंट दे दिया कि किस ग्रुप को बिलोंग करेगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के प्लांट का एग्जाम्पल देना, और मैं तुमको हिंट दे रही हूँ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। So this will be your homework. तुम्हें कमेंट करना है एटलीस्ट 3 names in diplontic life cycle and haplodiplontic life cycle. Moving on to the next question now. In bryophytes, male and female sex organs are called dash and dash respectively. Bryophyte में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथेरिडियम, जो एंथेरिडिया यानी कि मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनियम, जो आर्किगोनिया यानी कि फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर आंसर हो गया एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम। ठीक है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। Hopefully this is the last question for today's session now.
अब इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से देने की कोशिश करो। मेंशन द प्लॉइडी ऑफ द फॉलोइंग: प्रोटोनिमल सेल ऑफ अ मॉस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड डाइकॉट, लीफ सेल ऑफ अ मॉस, प्रोथैलस सेल ऑफ अ फर्न, जेमा सेल इन मर्केंशिया, मेरिस्टेम सेल ऑफ मोनोकॉट, ओवम ऑफ अ लिवरवर्ट एंड जाइगोट ऑफ अ फर्न। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गिव द आंसर इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। मैं थोड़े बहुत हिंट आप लोगों को दे सकती हूँ। अब हिंट के मामले में मैं तुम लोगों को ऐसे बता सकती हूँ कि मॉस का प्रोटोनेमल स्टेज आप लोगों को पता है, इसकी प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये। प्रोटोनिमा जो है आफ्टर रिडक्शन डिवीजन बन रहा था, अगर आपको याद होगा वो वाला क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया प्रोटोनिमा के ऊपर। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड डाइकॉट, डाइकॉट का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। लीफ सेल ऑफ अ मॉस, अगेन यहाँ पर हैप्लॉइडी देखी जाएगी। प्रोथैलस सेल ऑफ अ फर्न, प्रोथैलस जो कि आगे चलकर थैलस बनाएगा। अभी हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से किया। जेमा सेल इन मर्केंशिया, मेरिस्टेम सेल ऑफ मोनोकॉट, इट विल बी डिप्लॉइड। ovum of a liverwort, zygote of a fern, again diploid. ovum of a liverwort, ovum is a gamete, it will be haploid. चलो मैं लिख ही देती हूँ। ये हो गया n, ये हो गया 3n, ये हो गया n haploid, n n 2n n और 2n। 2n यहाँ पर क्यों? क्योंकि जाइगोट है, जाइगोट दो गैमीट के फ्यूजन से बन रहा है, तो गैमीट गैमीट हो गया n n n n इज इक्वल टू 2n। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे ये। और चलो तुम लोगों को मैं ये बताती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम लोगों को प्रिपेयर करने हैं अपने इस चैप्टर के लिए। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। सबसे पहले तो जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं उसके बारे में मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहला, विदाउट एनी डाउट एल्गी तो तुम्हें पूरा पूरा पढ़ना ही है। ऑल थ्री विथ एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम्स। ये बिल्कुल भी मतलब इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता बेटा, बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, तुम्हारा वॉल्वॉक्स और यूलेथ्रिक्स, सारी चीजें जो भी डायग्राम में तुम्हारे एनसीईआरटी में दी हुई है, पोरफायरा हो गया, ये सब कुछ, ठीक है। लिवरवर्ट और मर्केंशिया, लिवरवर्ट मर्केंशिया के ऊपर तुम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हो। लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस के बीच में क्या डिफरेंस है ये तुम पढ़ सकते हो। इसके ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। एंड देन तुम्हें मैंने अभी बताया है जिम्नोस्पर्म में तुम्हें साइकस एंड पाइनस के बीच का डिफरेंस पढ़ना है विदाउट एनी डाउट। टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लेना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, ठीक है। वेस्कुलैरिटी यहाँ से शुरू होती है तो इसके बारे में तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये टॉपिक्स को छोड़ा ही नहीं जा सकता। इवन इसके आसपास भी जो जो चीजें आ रही हैं, जैसे एल्गी तो पूरा ही कंप्लीट हो गया तुम्हारा। लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस के बीच का डिफरेंस अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक तो वैसे भी पता होने चाहिए। साइकस एंड पाइनस के बीच का डिफरेंस यानी कि जिम्नोस्पर्म के दो मेजर चीजों के बीच में तुम पढ़ने जा रहे हो,
पाइनस से तुम माइकोराइजा को रिलेट कर दोगे और साइकस से तुम कोरलॉइड रूट्स को रिलेट कर दोगे, जो कि अगेन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो तुम्हारे क्वेश्चन में, तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। टेरिडोफाइट्स में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ही ज्यादातर आएगा, ऐसा कोई बहुत ज्यादा उसमें कुछ स्पेशल नहीं है, मतलब स्पेशल है कुछ चीजें, बट तुम अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के भी जाते हो, इसको तुम लास्ट में पढ़ना। सबसे पहले जो जो टॉपिक्स मैंने तुम लोगों को पहले बताए हैं वो तो जरूर पढ़ लेना, और प्रोबेबली उन्हीं में से तुम्हारे सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के। कितना ही क्वेश्चन आएगा, इतना सारा चैप्टर है तुम्हारा बायोलॉजी में, और प्लांट किंगडम में कितना आ जाएगा, इतने में से ही आएगा जो आएगा, इतना मान के चलो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ, उसमें हम ढेर सारे एमसीक्यूज अगेन सॉल्व करेंगे जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होगा सिर्फ और सिर्फ, और सब्जेक्टिव भी करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप के। सो मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय बच्चों।